नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं आज यानी दिनांक 1 फरवरी 2025 को सेकंड शिफ्ट में समाप्त हुए इकोनॉमिक्स एग्जाम के सभी 100 क्वेश्चन के सटीक आंसर। हम इस सेशन में आंसर की पे बात करने वाले हैं, जिससे आप पता लगा पाए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि ना सिर्फ अभी बल्कि आगे आने वाले सभी क्लास 12 और क्लास 10 के हर एक एग्जाम के हर एक आंसर की आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। हम सभी एग्जाम के सभी आंसर की को ऐसे ही कवर करने वाले हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हमारे आंसर की को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने सुझावों को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के मां शारदे का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो हमारे पास है सीरीज बी का क्वेश्चन, जिसके हिसाब से आप अपना सीरीज का मिलान कर लेंगे। क्या रहता है, क्वेश्चन सब में सेम रहता है, बस क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन का जो नंबरिंग होता है वो अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास बी सेट का क्वेश्चन है, बाकी आपके पास किस सेट का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप मिलान कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि मांगों में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। तो इसमें उपभोग की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन का व्यय करने की तत्परता, ये तीनों ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। तो इसमें इनमें से सभी ऑप्शन डी आपका सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हाँ, किस प्रकार की वस्तुओं में मूल्य में कमी होने पर मांग की वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होती है, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। तो इसका अगर आंसर की हम बात करें तो एसेंशियल, मतलब जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, नेसेसरी जो गुड्स होते हैं उनमें। तो दो का आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 3 की यदि हम क्वेश्चन की बात करें, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग के नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा के बीच डैश व्यक्त करती है। कौन सा संबंध व्यक्त करती है। तो इसमें क्या होगा, इनवर्स यानी विपरीत संबंध व्यक्त करती है। कौन सा, विपरीत संबंध व्यक्त करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन स्थापन्न वस्तुओं के उदाहरण है। स्थापन्न वस्तुओं के कौन से उदाहरण है। तो चाय और कॉफी, चाय एवं कॉफी स्थापन्न वस्तुओं के उदाहरण है। तो इसके इंग्लिश में क्या होते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का कौन सा एग्जाम्पल है, चाय एंड कॉफी, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें नंबर 5, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लॉन्च होती है। गिफिन वस्तुओं के मांग की कीमत लॉन्च होती है। तो इसका अगर आपका आंसर की बात करें तो ये क्या होगा, ऋणात्मक, क्या होगा, नेगेटिव लॉन्च होती है। अगली क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नंबर 6 नंबर की बात करें तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मांग के लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो इसमें घटक की बात करें तो वस्तु की प्रकृति, कीमत का स्तर, आय का स्तर, ये सभी फैक्टर इसमें काम आते हैं। तो इसमें आपको क्या ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की हमारा जो है नंबर 7, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की परिवर्तन के कारण मांग में 60% की परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी। मांग की लोच क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी यानी -1.5 इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगले क्वेश्चन नंबर 8, आपातकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है। आपातकालीन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर आपका होने वाला है परिवर्तनशील अनुपात नियम। परिवर्तनशील अनुपात नियम इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग फिर से चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, हम इस सेशन में सभी 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर निकालने वाले हैं। सभी 100 के 100 का क्वेश्चन का आंसर दिलवाने वाले हैं। भले आपको एग्जाम सेंटर में 50 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कहा गया है, लेकिन हम आपको सभी 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ताकि आपने जो भी आंसर दिया हो वो सारा आंसर आप यहां से मैच कर सके। तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की साइड चलेंगे। तो आपातकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है। तो किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है, द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करता है।
अगले क्वेश्चन की चलिए अगर हम बात करते हैं नंबर 10 नंबर की बात करें, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 10 नंबर की बात करें, आपातकालीन उत्पादन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं। तो कौन से साधन होते हैं इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, स्थिर और परिवर्तनशील साधन दोनों इसका आंसर आपका हो जाने वाला है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर निम्नलिखित में कहां स्थापित होगा। किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर निम्नलिखित में कहां स्थापित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन सी आंसर होने वाला है, एडी बराबर एएस, एडी बराबर एएस। अगला आंसर की यदि हम बात करें तो आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12, किन्स सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है। किन्स का सिद्धांत किसके साथ जुड़ा हुआ है। किन्स का सिद्धांत जुड़ा हुआ है प्रभावपूर्ण मांग की प्रवृत्ति से, उपभोग की प्रवृत्ति से, बचत की प्रवृत्ति से। तो ये सभी की प्रवृत्ति से किन्स का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। तो हमारा सही आंसर आपका होने वाला है इनमें से सभी इसका सही आंसर होने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, किन्स का गुणांक सिद्धांत निम्नलिखित में किनके बीच संबंध स्थापित करता है। किन्स का गुणांक सिद्धांत निम्नलिखित में किनके बीच संबंध स्थापित करता है। तो आय एवं उपभोग के बीच ये संबंध स्थापित करता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नंबर 14 पर हम फिर से चलते हैं, गुणांक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसके गुणांक, किन्स के गुणांक को, क्योंकि देखिए किन्स का ही हमारा क्वेश्चन चल रहा है। तो 14 नंबर को क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर आपका मिल जाएगा, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, ऋणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। ऋणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका डी आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन आपका होने वाला है, डी। ऋणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में सभी को शामिल किया जाता है। अगले आंसर की यदि हम बात करते हैं तो फिर से वही क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आपका आएगा, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं। न्यून मांग को ठीक करने के लिए सभी उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से सभी उपाय, ऊपर जो दिए गए हैं, बैंक के दर में कमी, खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीदारी, नगद कोष के अनुपात में काम करना। तो ये सारे आपके ऑप्शन सही हैं, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगले आंसर पे आते हैं हम लोग, 17 नंबर, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने में कौन सा राजकोषीय उपाय अपनाए जाते हैं। स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए कौन से राजकोषीय उपाय अपनाए जाते हैं। तो इसका आपका सही आंसर फिर से वही ऑप्शन डी आने वाला है। सभी तरह के ऑप्शन आपको इसमें सही होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फिर से। तो सबसे पहले, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। भारत का वित्तीय वर्ष आपका सभी को पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर से, 19 नंबर क्वेश्चन, बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है। बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बजट प्राप्ति एवं बजट व्यय दोनों बजट के संगठक हैं, तो इस ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन, बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन है। बजट प्राप्तियों के संगठक, अभी बजट के संगठक नहीं, अब पूछा है बजट प्राप्तियों के संगठक कौन है। इसमें भी वही होगा, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, ये दोनों ऑप्शन सही है। इसमें भी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पे फिर से आते हैं दोस्तों, 21 नंबर, फर्म लाभ मिलता है जब, कब फर्म लाभ कब मिलता है, जब AR इज ग्रेटर देन AC। जब AR इज ग्रेटर देन AC, ऑप्शन ए आपका फिर से सही आंसर हो रहा है। और 21 नंबर के बाद हम लोग फिर से 22 नंबर तक बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है। पूर्ति किससे जुड़ी होती है, ए और बी दोनों, यानी किसी समय की अवधि और कीमत दोनों से पूर्ति हमारी जुड़ी होती है। सप्लाईज एसोसिएट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, टाइम पीरियड और प्राइस दोनों से ये कनेक्ट की हुई होती है। अगला 23 नंबर, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है।
पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाने वाला है ऑप्शन ए, S बराबर एफ पी, और ऑप्शन ए S बराबर एफ पी, ये आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं फिर से। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए सही होने वाला है, डेल्टा क्यू एस बाय क्यू एस, डेल्टा पी बाय पी। तो ऑप्शन ए आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन फिर से देखने वाले हैं, तो हम लोग 25 नंबर पे आने वाले हैं। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, अक्षों के मूल बिंदु से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच क्या होती है? लोच इसकी क्या होती है? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, इकाई के बराबर जो होती है वो लोच होती है। अक्षों के मूल बिंदु से निकालने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है इकाई के बराबर। किसके बराबर होती है? इकाई के बराबर। अगला क्वेश्चन फिर से हम बात करने वाले वही 26 नंबर की, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा 6% बढ़ जाती है। जब वस्तु की पूर्ति की कीमत की लोच का मान क्या होगा? तो इसका आपका फिर से वही निकालना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा, निकाल लेते हैं तो आपका ये मैं यहाँ सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका 1.2 इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं सीधा 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, वह क्या है? वो मार्केट सिचुएशन बताना है जिसमें एक ही बायर होता है। तो ये क्या होता है? मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मोनोपोली। इसका आंसर क्या होने वाला है? मोनोपोली। 28 नंबर की बात करते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है? तो वही एकाधिकार प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिटिक्स कंपटीशन में आपका वस्तु विभेद पाया जाता है। अगला आंसर आपका बात करते हैं 29 नंबर, एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को किसने दिया था? तो ये चेम्बरलिन इसका सही आंसर होने वाला है। 29 का आपका बी नंबर आंसर होने वाला है, चेम्बरलिन आपका सही आंसर होने वाला है। 30 नंबर, एकाधिकार की मांग का वक्र कैसा होता है? तो ये पूर्णतः लोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। एकाधिकार वक्र का जो एकाधिकार की मांग का वक्र कैसा होता है? पूर्णतः लोचदार होता है। तो चलिए 30 नंबर की बात करते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। तो ये फिर से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा करेंगे। हाँ जी, तो 31 नंबर की बात कर सकते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर क्या होता है? बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, स्थिर रखी जाती है या फिर शून्य हो जाती है? तो इसका सही आंसर बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन फिर से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो अगला आंसर 33 नंबर, भारत के 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। नरसिंघम समिति का प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसके सुधार से संबंधित है? नरसिंघम समिति का प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसके सुधार से संबंधित है? तो इसका आपका सही आंसर होने वाला है 34 नंबर का, बैंकिंग सुधार। किसका सुधार? बैंकिंग सुधार। नरसिंघम समिति का प्रतिवेदन बैंकिंग सुधार से संबंधित है। चलिए अगला 35 नंबर, लेट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे सारा क्वेश्चन एकदम। 15 अप्रैल 1980 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 15 अप्रैल 1980 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बार और राष्ट्रीयकरण हुआ था जो कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आगे 36 नंबर, ये छोटा बड़ा होते जा रहा है क्वेश्चन, कोई नहीं। पूर्ति स्वयं का मांग सृजन करती है, निम्नलिखित में किसने इस नियम का प्रतिपादन किया? जेबी से ने। 36 का क्या होगा आपका आंसर?
ऑप्शन ए, जेबी सेने पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। इस कथन को और या इस नियम को जेबी सेने, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, यही आपका सही आंसर है। इसी ने प्रतिपादित किया, इन्होंने नहीं प्रतिपादित किया। 37 नंबर आपका करते हैं। प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है किस पर? प्रभावपूर्ण मांग किस पर निर्भर करती है? तो आपका ऑप्शन सी, ए और बी, समग्र मांग पर एवं समग्र पूर्ति पर, ये दोनों पर प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है। 37 नंबर के बाद हम लोग सीधा 38 नंबर पे आएंगे। यदि एमसीपी 0.2 है तो एमपीएस क्या होगा? यदि एमसीपी 0.2 है तो एमपीएस क्या होगा? तो ये क्या होगा? 0.8 होगा। इसकी व्याख्या अभी नहीं देख रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट सिर्फ आंसर पे फोकस करेंगे। हाँ, व्याख्या देखना है उसके लिए हम लोग एक सेपरेट सेशन करेंगे जो कि थोड़ा लंबा जाएगा। ये हम लोग जल्दी जल्दी आप अपना चूंकि क्वेश्चन मैच कर सके, यही इसलिए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। तो अगला 39 क्वेश्चन, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी का मान क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी का मान है, ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ये आंसर आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करें 40 नंबर, कहाँ गया जी? ये हर बार एक छोटा एक बड़ा आ रहा है, सॉरी। हाँ जी, किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्नलिखित में कौन है? तो सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति, यही आय का संतुलन का निर्धारण करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दोनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला 40 के बाद 41, लाभ का निम्नलिखित में कौन सा घटक है? लाभ का निम्नलिखित में कौन सा घटक है? तो लाभांश, अपरिवर्तित लाभ, निगम लाभ पर, तो इसमें से सभी इस पर निर्भर करते हैं, तो सभी इसके घटक हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे बढ़ते जाए फटाफट फटाफट फटाफट। 42, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में हम लोग की कौन कौन सी कठिनाई होनी पड़ती है? दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। तो ये सारा हम लोग ने पढ़ चुका है कि ये सभी कठिनाइयां हमें वस्तु विनिमय प्रणाली में आती थी। तो ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाने वाला है, तो हमारे डी जो है वो सही है। चलिए, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? मुद्रा के प्राथमिक कार्य, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये दोनों मुद्रा के प्राथमिक कार्य है, तो ऑप्शन सी एवं बी दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से बढ़ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा। चलिए 44, यही से देख ले या फिर इसको भी जूम किया जाए? चलिए जूम कर लेते हैं, कोई ना। मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है, मुद्रा के कार्य में क्या क्या सम्मिलित है? तो मुद्रा कार्य में मूल्य का निर्धारण करना, मूल्य संचित करना, विनिमय का माध्यम, तो ये सभी मुद्रा के कार्य है। फिर से हमारा कर्सर जो हो गया वो छोटा हो गया है, तो ये सभी मुद्रा के कार्य हैं। चलिए जी अगला ऑप्शन फिर से फटाफट फटाफट बढ़ जाते हैं, इसको कट कर लेते हैं। मुद्रा के कार्य हम लोगों ने पता लिया। व्यावसायिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? 45, सभी को शामिल किया गया है। 45 डी, किसे? सभी मतलब ऑल ऑफ नहीं, ऑल ऑफ दीज, यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है एजेंट के रूप में कार्य, सामान्य उपयोगिता के कार्य, सामाजिक कार्य, तो ये सभी जो है इसमें शामिल किया गया है व्यावसायिक बैंकों के गौण कार्य में। आगे व्यावसायिक बैंक, अब ये क्या लिखिए ऑप्शन में पढ़ने होगा। नोट निर्गमन करती है, ग्राहकों की जमा स्वीकार करती है, ग्राहकों को ऋण देती है, बी और सी दोनों। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमने हमेशा देखा है कि ये जो दो ऑप्शन जो कंपाइल करके आ रहे हैं वो ऑप्शन हमेशा हमारे सही हो रहे हैं, तो इसमें भी आपको ऑप्शन डी सही होने वाला है। तो ऑप्शन डी क्या है? बी और सी दोनों, 46 का बी और सी दोनों, यही आंसर हमारा सही होने वाला है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, वाणिज्य बैंक में साख सृजन करती है, वाणिज्य बैंक साख सृजन करती है, किसका क्रेडिट? कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय, किसका? ऋण अग्रिम करके, प्रतिभूति खरीद करके। फिर वही जो हमने आपको पहले बताया कि जिसमें ऑप्शन सी जो दो ऑप्शन को कंबाइन करके आंसर बोलता है, मैक्सिमम चांसेस वही होता है। वैसे इसमें ये सही है, ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन 48 फिर से वही बात। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन हमारा सही। अब कथन पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या कथन है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, सेंट्रल बैंक जो हमारा है आरबीआई वो देश का सर्वोच्च बैंक है, वो सही है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का नियमन करती है। लग तो रहा है भाई सब कुछ सही है, तो फिर सब कुछ सही है, तो ऑप्शन डी सही है। जब ऑप्शन डी सही है तो फिर हम लोग 49 पे चलेंगे। तो 49 का क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रित करती है। किसके जरिए केंद्रीय बैंक साख नियंत्रित करती है? खुले बाजार की प्रक्रिया के जरिए, सीआरआर के जरिए, बैंक के दर के जरिए, तो सबके जरिए, इनमें से सभी के जरिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मूल्य स्थिरता। अच्छा, अब फिर से बोलेंगे भैया इसमें भी इनमें से सभी आया था, हम मार दिए। नहीं होता है, वही बोला संभावना होती है। तो इसमें क्या होगा? 50 का सी, मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है मूल्य स्थिरता है। मूल्य स्थिरता है, ऑप्शन सी आपका 50 में सही होने वाला है। अगला 51, उत्पादन का साधन क्या है? बहुत जब मैं क्लास में था, जब मैं अपने 12th में था, तो ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। तो उत्पादन का साधन क्या है? तो उत्पादन के 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो तीनों में तीनों सही होगा, तो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे फटाफट पहुंचते हैं दोस्तों। 51 के बाद 52 का क्वेश्चन, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए 53 पे आते हैं हम लोग फटाफट बढ़ के, ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि मैं अभी लेट ज्यादा कर रहा हूं। चलिए, आपातकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं? तो ऑप्शन ए एवं बी दोनों है, स्थिर साधन एवं परिवर्तनशील साधन, दोनों तरह के साधन होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। आगे 54 में, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत। चलिए ऑप्शन ए। आगे फटाफट करेंगे चलिए ऑप्शन फटाफट करेंगे। टीएफसी प्लस टीवीसी बराबर कुल लागत, टोटल कॉस्ट। चलिए सही लगा हुआ है, बहुत अच्छे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग फटाक से करते हैं। 55 के बाद 56। अरे यार ये एक आगे एक पाछे। किस बाजार में सीमांत अगम यानी एमआर शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो ऑप्शन ए एवं बी दोनों, एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता। तो ये दोनों 56 का ए एवं बी दोनों आपका आंसर होने वाला है। 57 में हम लोग फटाफट बढ़ेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों के लिए सत्य होगा? तो ये आपका ऑप्शन आपका सही होने वाला है, P इज ग्रेटर देन MR। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। पेंसिल सेलेक्ट करके फटाक से ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 58 नंबर, औसत आगम किसके समान है? औसत आगम किसके समान है? तो आपका और ये हो जाएगा, कुल आगम को कुल उत्पादन से भाग करना और कीमत। तो ये दोनों आपका ऑप्शन सी सही होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 58 के बाद 59, फर्म के संतुलन की आवश्यक शर्तें बराबर MR बराबर MC। ऑप्शन ए सही होने वाला है। और फिर से 60 नंबर पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। फटाफट लाइक कर दे दोस्तों। अभी तक हमने आधा से ज्यादा क्वेश्चन कर लिया है। जिन्होंने लगातार 50 बनाए होंगे उन्होंने सभी तो चेक कर ही लिए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाए हैं तो हम लोग कुल 100 क्वेश्चन इस सेशन में करने वाले हैं। सभी 100 के 100 क्वेश्चन का जवाब आपको इस सेशन में मिलेगा। कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, कुल लाभ TR माइनस TC MR प्लस MC दोनों है, तो आपका पड़ जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
ए और बी दोनों इसका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निवेश गुणांक क्या होता है यदि एमसीपी बराबर 0.2 है? निवेश गुणांक क्या होता है यदि एमसीपी बराबर 0.2 है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है 2। निवेश गुणांक क्या होगा? 2। अगला आंसर, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है आपका विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति के द्वारा। विनिमय दर हमेशा मांग एवं पूर्ति से निर्धारण होता है। तो 62 का आपका सी हो गया। अगला 63, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी। इस बच्चे ने भी सही लगाया है और सही आंसर डी ही होगा। अगला 63 के बाद 64, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था? ऑप्शन स्थिर विनिमय दर और अधिकीलित विनिमय दर, ये दोनों था सर। तो ऑप्शन सी आने वाला है हमारा आंसर। चलिए अगला, ऑप्शन सी के बाद 65, भुगतान संतुलन में अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका किसे सम्मिलित किया गया है? बैंकिंग, सूचना, जहाजरानी, तो ये सब को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने जा रहा है 65 ऑप्शन डी से ज्यादा मैंने घिच कर दिया है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन पे फटाफट बढ़ते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। 66 नंबर तक पहुंचने वाले हैं हम लोग। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? तो ये भी आपका इनमें से सभी आंसर होने वाला है। निजी सौदे, सारे विदेशी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विभूत, तो ये सारे ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं। तो 67, निम्नलिखित में कौन पूंजी खाते में नहीं आता? निम्नलिखित में कौन पूंजी खाते में नहीं आता? तो एक पक्षीय अंतरण आपका इसमें नहीं आता। तो इसके लिए चलिए आगे आपका 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन। तो आगे आपका मैं फिर से वही बात, अवस्फीति अंतराल माप का सूत्र है। अवस्फीति अंतराल माप का सूत्र है आपका ऑप्शन ए, संभवित जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी। चलिए अगला, अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारक हैं? अतिरेक मांग उत्पन्न होने के, अतिरेक यानी अधिक मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होने वाला है। 69 का बी जिन्होंने लगाया है तो उसका आंसर सही होने वाला है। तो फटाफट अभी तक आपके कितने आंसर सही हुए हैं वो फटाफट कमेंट कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में जब आप पूरा आंसर चेक कर लेंगे तो आपके कितने आंसर सही हुए हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सारे आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी का हम लोग आंसर की आपको देने वाले हैं। ना सिर्फ 12th के बाद भी हम आपको सभी तरह से हेल्प करने वाले हैं आगे आने वाली जर्नी के लिए। आपका क्या, कौन सा आपको स्ट्रीम चूज करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी हम लोग एक ब्लूप्रिंट लेके आने वाले हैं। जल्दी हमारे इस सेशन में आपको मिलेगा। फिलहाल हम लोग अभी अपना क्वेश्चन मिलाते हैं। पूर्ण रोजगार के आगे सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार की सामूहिक मांग में के अंतर को डैश व्यक्त करता है? अपस्फीतिक अंतराल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला फटाफट लेट नहीं करते हैं। 70 के बाद 71, समिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समिष्ट अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो ये सभी का, माफ कीजिएगा मैं ऊपर ऑप्शन में लगा रहा था, मुझे ये ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था भाई, तो वही अचानक अरे क्वेश्चन तो नीचे है। तो पूर्ण रोजगार, समग्र कीमत दर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सभी का अध्ययन होता है समिष्ट अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन 71 के बाद 72, समिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फिर वही इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन
डी आंसर होने वाला है। इसका पहले का क्वेश्चन क्या था भाई, 1 सेकेंड। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, फिर वही राष्ट्रीय आय। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 73। चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? ऑप्शन सी, वास्तविक प्रवाह एवं मौद्रिक प्रवाह दोनों शामिल है। कौन सा शामिल है? वास्तविक प्रवाह एवं मौद्रिक प्रवाह दोनों शामिल है। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? मुद्रा का परिणाम, गोदाम में रखे हुए गेहूं की मात्रा, धन। तो स्टॉक में सब कुछ आता है, आपका एसेट आएगा, आपका मुद्रा का परिमाण आएगा, वो सभी कुछ आपके स्टॉक में शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे फटाफट आते हैं दोस्तों। 75, हमने लगभग 1/3 क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म कर लिया है। तो कुछ नहीं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में वस्तुओं का प्रवाह एवं सेवाओं का प्रवाह दोनों शामिल है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए 75 के बाद 76, क्या सत्य है? ईश्वर सत्य है। वैसे इकोनॉमिक्स में क्या सत्य है? इकोनॉमिक्स में जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस घिसावट। ऑप्शन ए, सब यही सत्य है, बाकी और सब क्या है? गलत है। चलिए आगे, और सब ऑप्शन गलत है। स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास कहते हैं स्थायी पूंजी के उपभोग को। चलिए 78, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, आर्थिक सहायता, सभी राष्ट्रीय आय को प्रभावित करते हैं। चलिए जी अगला 78 के बाद 79, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवा शामिल है? द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवा शामिल है? तो क्या होगा? इंडस्ट्री। प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि से जुड़ा होता है, द्वितीय क्षेत्र आपका मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। तो ये आप यहाँ पे कौन सा है? बी ऑप्शन हमारा सही है। इसे गलत लग गया है इसमें, बी जो हमारा ये ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपका आंसर सही होने वाला है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आते हैं। और 80 में प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन से शामिल है? जी हाँ, लास्ट में तो इसमें अच्छा क्वेश्चन आ रहा था भाई, वाह वाह वाह। भूमि, वन, खनन, ये सब कुछ प्राइमरी क्षेत्र में। चलिए अगला ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो इनमें से सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन 80 के बाद 81, 82, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र? वस्तु की कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, सब कुछ करता है भाई। तो ये सब कुछ का जब हो जाएगा तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 82 के बाद 83, अर्थशास्त्र के जनक सब लोग जानते हैं। इकोनॉमिक्स का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बच्चों का, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। इस बच्चे ने भी सही लगाया है। ये क्वेश्चन आप गलत करके आ ही नहीं सकते। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। चलिए आगे 84, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? पहले कथन तो पढ़े। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, बात तो सही है भाई। साधन सीमित है, ये बात भी सही है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है भाई। एक बात बहुत कूट के सही बोला है, तो इनमें से सब सही है। क्या सही है? सब सही है। चलिए 84 के बाद 85, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या को से संबंधित है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या से संबंधित है? तो 85 की चुनाव की समस्या से संबंधित है आर्थिक समस्या। चलिए आगे 86, निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र सह-अस्तित्व होती है? तो इसमें क्या होगा? मिश्रित। जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हो तो उसमें वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक। आगे
उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? उपयोगिता की विशेषता में आप ध्यान देंगे तो आपके सारे ऑप्शन सही मिलेंगे, तो ऑप्शन डी आपको सही मिलेंगे। चलिए सर, ऑप्शन 88 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए जी, 88 के बाद 89, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये किसका है? गॉसेन। किसका है? गॉसेन। गॉसेन जो है इसके मूल प्रतिपादक थे। अगले ऑप्शन, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में 90 नंबर, किस वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है? क्या है? उपयोगिता। उपभोग, कुछ कुछ बच्चे इसमें उपभोग लगा के आए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर उपयोगिता होगा। क्या होगा? उपयोगिता होगा। चलिए जी, 91, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन के समय को कितनी अवधियों में बांटा? मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन को कितनी अवधियों में बांटा? तो इसका आपका क्या होगा? 3 वर्गों में बांटा या 3 अवधियों में बांटा। 3 अवधि, समय की 3 अवधि में बांटा। किसने? मार्शल ने। चलिए आगे बढ़, चलिए भाई 92, बाजार मूल्य पाया जाता है। बाजार मूल्य कहाँ पाया जाता है? अति आपातकालीन बाजार में। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। अति आपातकालीन बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है। 93 की बात करते हैं, अति आपातकालीन में पूर्ति होती है। अति आपातकालीन में पूर्ति होती है बेलचेदार पूर्णता। अरे बाप रे, इसका ऑप्शन भी सही आंसर होने वाला है। पूर्णता बेलचेदार इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला, संतुलन की स्थिति में, चलिए सारा ऑप्शन हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको। विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। लग तो सही रहा है भाई। पूर्ण बाजार पूर्ति मांग के बराबर होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। कहीं हाँ यही है, ना ही फर्म और ना ही उपभोग विचलित होना चाहते हैं। तो ये सारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर मिल गया। 95, वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो। वस्तु की कीमत इस पे भी डिपेंड करती है। वस्तु की पूर्ति अधिक हो, ये भी। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, कुछ भी हो। तो इसमें आपका वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, तो ये आपका हो जाएगा सी। क्या होगा? वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, तो ये इसमें कीमत निर्धारित होती है। तो चलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी सही आंसर होने वाला है। चलिए जी, 95 का आंसर, 95 का तो आंसर हम लोगों ने दे दिया। 96 पे चलेंगे हम लोग। 96, निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? तो निम्न में कौन सा कथन सही है? श्रम की मांग उत्पादकों द्वारा की जाती है। श्रम की मांग उत्पादकता पर निर्भर करती है। ML बराबर TL माइनस TL TPL माइनस TPL माइनस 1। तो ये सभी के सभी आपके सही, ऑप्शन टी सही। चलिए, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा। चलिए जी, 97, उच्चतम निर्धारित कीमत में से बाजार में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो सभी स्थितियां इनमें जो हमको दिख रही है ऑप्शन में, वो सभी स्थितियां आपको उत्पन्न होने वाली है। क्या क्या स्थिति होगी उत्पन्न? मांग की गई मात्रा इज ग्रेटर देन आपूर्ति की मात्रा। मांग ज्यादा होगी और वस्तु की कमी बनी रहेगी। काला बाजारी की संभावना है। तो ये सारा चीज सही होने वाला है। चलिए, लगभग हम लोग सारा क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। तो अभी जिन जो बच्चे अभी देख रहे हैं वीडियो, उनसे एक हार्टली रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको जहां तक हो वहां तक शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ आपके यूज की चीज नहीं है, आपके दोस्तों की भी यूज की चीज है। जो भी आपके दोस्तों ने आपके साथ एग्जाम दिया है, उन लोगों को भी आप आंसर की मिलाने के लिए आप इसको भेज सकते हैं। तो चलिए, 98 में हमारा क्वेश्चन आ गया है। 98 नंबर क्वेश्चन का है,
प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन क्या होगा? डी, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों आपका सही होगा, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए जी आगे, 98 के बाद 99, पूर्ति में कमी निम्नलिखित में कौन कारक है? पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन कारक है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। सभी कारक इसमें सही है, तो ऑप्शन डी भी सही है आपका। चलिए 99 के बाद 100, आखिरी क्वेश्चन। और अभी आपको लिए एक बात वही बताना चाहूंगा कि आगे आने वाले सभी के आंसर की पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सभी के सटीक और एक्यूरेट आंसर मिलेंगे और आपको अगले सेशन, अगला जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके जल्दी मिलेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग के पास लेट पहुंच पाया था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आने में आपको लेट लग गया है। लेकिन आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही आप एग्जाम खत्म करके आएंगे और आपका सारा सेशन आपके नोटिफिकेशन में होगा, यूट्यूब नोटिफिकेशन में होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? निम्नलिखित में कौन सा एक स्टॉक है? तो स्टॉक कौन कौन सा है? संपत्ति, बचत, निर्यात, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। तो इस सेशन में हमने सभी 100 के 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर देख लिया है, सभी सटीक आंसर आपको मिले हैं। और कमेंट बॉक्स में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए कि आपके कुल 50 ऑब्जेक्टिव जो आपने कंप्लीट किए हैं उनमें आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर किन्हीं के मार्क्स कम आ रहे हैं तो हताश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका ये पहला एग्जाम था 12th का, आगे आपको बहुत सारे एग्जाम, अभी 4 पेपर और देने हैं, किन्हीं का 5 पेपर भी हो सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।